नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके इस चैनल में, फेवरेट चैनल में। तो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, हमारी जो यात्रा है हिंदी की वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, जोर शोर से चल रही है। हमने अभी तक 3 चैप्टर कर चुके हैं। हम इसमें आपके गद्य खंड की बात कर रहे हैं, अभी हम पद्य खंड अभी इसके बाद में लेकर आएंगे। तो गद्य खंड में देखिए, हमने पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर पढ़ लिए है। इससे जस्ट पहले वाला था जयप्रकाश नारायण जी का चैप्टर था, जो भाषण था उनका, संपूर्ण क्रांति, वो पढ़ा था हमने और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन उठता हो और आप उसका उत्तर न दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भाषण तो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो थे हमारी राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखिए, या हमारी जो पहले की जो राजनीति थी उसमें बहुत उनका उच्च स्थान था, बहुत ही प्रमुख स्थान था उस राजनीति में। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हमें बहुत कुछ, सब कुछ याद होना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है बिहार बोर्ड की 12th क्लास की सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है ये, और इसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, और ये है इसका हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में अधिकांश हम क्या बात करते हैं, जो कवि है या जो लेखक है, जो पाठ है या कविता है, उसका परिचय। ठीक है, जो लेखक है उनका परिचय, या फिर कविता है तो कवि का परिचय। तो आज हमारा ये जो है गद्य भाग का पाठ है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो रामधारी सिंह दिनकर का आज हम लेखक परिचय पढ़ेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, रचनाएं कौन सी थी, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा, जो भी है सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे उनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है और क्या क्या साहित्य को की देन है, मतलब साहित्य को उन्होंने क्या क्या दिया है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और जाननी है और समझनी है। देखिए, सिर्फ यहाँ पढ़ने तक आप, ऐसा नहीं कि हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा और बस पढ़ लिया। उससे जो भी पढ़ रहे हैं हम, उसे हम जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, यानी कि जब तक हम हमारे मन में उसे धारण नहीं करेंगे, उसे मन से समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को समझने के लिए उसे आत्मसात होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के जो परिचय है उसको आत्मसात करेंगे, फिर उनके साहित्यिक परिचय को आत्मसात करेंगे, और उसके बाद में उनका जो लिखा गया यहाँ पाठ है अर्धनारीश्वर, उसे हम आत्मसात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ, जो बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और आगे भी चलेगी। आप लोगों को चलानी है, आप सभी को पढ़ना है और अच्छे से, बहुत सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आप काव्य के क्षेत्र में देखिए, यानी कि पद्य में देखिए या गद्य में देखिए, उनका नाम बहुत प्रमुख स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्र कवि माने जाते थे वे। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार की काव्य रचनाएं करी है, कई उपन्यास लिखे हैं, मतलब देश में आक्रोश पैदा करने के लिए, देशभक्ति को जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काव्य की रचना करी है जिसको पढ़ के हमें भी आज भी देशभक्ति के लिए जागृत होने की इच्छा जाग जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं। अब उनका जो जन्म है ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आप देख लीजिए, कई बार हमें मौका नहीं मिलता है इन लोगों की तस्वीर, इन सभी कवि और लेखक की तस्वीरों को देखने का, तो हम इस लेक्चर की वजह से हम देख पाते हैं, मैं भी देख पाती हूँ कि ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले उनका जन्म। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, और निधन 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, जन्म हुआ था 1908 में, 23 सितंबर 1908 को याद हो जाना चाहिए, अभी का अभी याद होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। तो जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, जो बिहार में है। सिमरिया नामक स्थान है बेगूसराय के, जो बिहार राज्य का है, उसमें उनका जन्म हुआ था। माता और पिता में देखिए, जो माता है उनकी मनरूप देवी और पिता है श्री रवि सिंह जी। ठीक है,
इनकी माता का नाम क्या था? मनरूप देवी, और देवी सिंह जी इनके पिता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की उन्होंने। क्या करा? सबसे पहले तो देखिए, जिस गांव में वे रहते थे, सिमरिया नामक जो गांव था उनका, उस गांव में रहते थे, वहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और उसके आसपास के जो गांव थे, अगर मान लीजिए उनके गांव में मैट्रिक स्कूल नहीं है, यानी कि सेकेंडरी लेवल का कोई स्कूल नहीं है, तो वो अपने आसपास के गाँव में जाकर उन्होंने 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्टेशन जो उनके गाँव के पास में था, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की। ठीक है, और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास में किया उन्होंने। ठीक है, बीए ऑनर्स किया, वो भी किसमें किया? उन्होंने इतिहास में किया। ठीक है, यहां तक देखिए उनका हिंदी से कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा हो। तो देखिए उन्होंने जो बीए किया वो भी इतिहास ऑनर्स में किया है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ हिंदी का उनका कोई इस प्रकार से कोई रुझान नहीं था यहाँ, फिर भी वे हिंदी में इतने प्रसिद्ध हुए, तो वो उनके विलक्षण क्षमता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं कि वे हिंदी में किस प्रकार से आए होंगे। और जो उनकी वृत्ति है, प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, प्रधानाध्यापक की HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। देखिए सबसे पहले वे प्रधानाध्यापक रहे, कहाँ पर? HE स्कूल में, और बरबीघा में सब रजिस्ट्रार रहे। उसके बाद में सब डायरेक्टर भी रहे, जनसंपर्क विभाग में रहे। ठीक है, एवं बिहार विश्वविद्यालय में वे हिंदी के प्रोफेसर रहे। कहाँ के? बिहार विश्वविद्यालय में, बिहार यूनिवर्सिटी में वे हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार की उनकी ये सारी वृत्ति थी, उन्होंने ये सारे कार्य किए। इतने मतलब इस स्थान पर उन्होंने ये पद ग्रहण करके रखा था। भागलपुर में वो उप कुलपति बने थे। ठीक है, और ये जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसमें वे प्रोफेसर रहे थे, और जन संपर्क विभाग में सब डायरेक्टर रहे थे। बरबीघा में वे सब रजिस्ट्रार रहे थे, और HE स्कूल में वे प्रधानाध्यापक रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं उनकी साहित्यिक अभिरुचि की तरफ, कि साहित्य में उनके रुझान किस प्रकार आया, और अभिरुचि के द्वारा जब उनकी रुचि हुई, उसका रुझान आया साहित्य में उनको प्रवेश के लिए, जब खुद का मन आकुलित हुआ, तब उन्होंने देखिए कितनी रचनाएं रच डाली है। तो आप देख सकते हैं एक बीए हिस्ट्री ऑनर्स में, यानी कि इतिहास ऑनर्स में उन्होंने बीए ऑनर्स किया, वो भी किसमें किया? इतिहास में। उसके बाद भी वे जो लेखक और कवि के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए, तो उनकी कितनी विलक्षण क्षमता होगी रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऐसे ही उनको राष्ट्र कवि नहीं कहा जाता है, बहुत बड़ी क्षमता है उन्हें राष्ट्र कवि कहने के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है। ठीक है, तो साहित्यिक अभिरुचि क्या है? 1925 में छात्र महोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। एक छात्र महोदर नाम की कोई पत्रिका है, हम इसे क्या कहेंगे? पत्रिका। ठीक है, उस पत्रिका में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। देश पटना में, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में, छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। जो देश नाम की जो उनकी कविता थी वो पटना से प्रकाशित हुई, प्रकाश नाम की जो कविता थी वो बेगूसराय से प्रकाशित हुई, और जो प्रतिमा नाम की कविता थी वो कन्नौज में प्रकाशित हुई। ठीक है, इस प्रकार छात्र जीवन में, मतलब छात्र जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने कई प्रकार की कविताएं वहां पर रच डाली थी, और उनका प्रकाशन भी करवा लिया था। केवल रचकर अपने पास ही नहीं रखा, उनका प्रकाशन कराकर जनता के संपर्क में उनकी कविताएं आने लगी। ठीक है, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। अब देखिए यहाँ तो कविता पुस्तक तक 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 21 साल के जब वे हुए तब उनकी पहली कविता पुस्तक तक प्रकाशित हो गई। तो उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही लिखना आरंभ कर दिया था। अब उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे देखिए कौन कौन सी है। प्रणभंग, यहाँ आएगा प्रणभंग। प्रणभंग 1929 में,
रेणुका 1935 में। रेणुका उनकी बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे के हरिनाम 1970 में आदि उनकी रचनाएं थी। ये देखिए जो कुरुक्षेत्र नाम की जो उनकी रचना है वह लिखी गई थी जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था और जब पराजय हासिल हुई थी उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये कविता लिखी थी। और देश में देशवासियों के प्रति देशभक्ति जगाने के लिए उन्होंने जो इस कविता में जिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के शब्द है। कभी आप सभी को मौका मिले तो आप पढ़ना। इसमें परशुराम जी की प्रतीक्षा है, ये भी बहुत अच्छी उनकी रचना है। रश्मिरथी देखिए, जो हुंकार आप देखिए, हुंकार में उन्होंने बहुत ही मतलब आप कहेंगे कि एक हुंकार जैसे कोई व्यक्ति कैसे हुंकार करता है जोर से और डरा देता है अपनी आवाज़ से, उस प्रकार से उन्होंने जो रचनाएं करी है वो एक विलक्षण क्षमता उनमें यहाँ प्रदर्शित होती है। तो बहुत सारी उनकी जो रचनाएं हैं बहुत अच्छी है, बहुत मतलब देशभक्ति को लेकर उन्होंने करी है अधिकतर, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय कवि यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो ये थी उनकी सभी रचनाएं। आगे चलते हैं हम उनकी प्रमुख गद्य कृतियों की तरफ। अभी तक हमने जो पढ़ा था ये सारी जो हमने पढ़ी थी ये तो थी उनकी कौन सी पद्य रचनाएं, ठीक है, यानी कि काव्य। ये सारी कविताएं हैं, पद्यात्मक रचनाएं हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उनकी गद्यात्मक रचना यानी कि गद्य। जो गद्य की कितनी विधाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। उसमें से देखिए निबंध है, आलोचना है, समीक्षा है, डायरी है, साक्षात्कार है, रिपोर्टार जो है, संस्मरण है, कविता है, ठीक है, और बहुत और भी फीचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो उनमें से देखिए उन्होंने किन किन विधाओं का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो उनकी गद्य रचना में मिट्टी की ओर 1946 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। अर्धनारीश्वर जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है वो 1952 में प्रकाशित हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय ये एक निबंध संग्रह है, ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। काव्य की भूमिका 1958 में प्रकाशित हुआ था। वट पीपल 1961 में प्रकाशित हुई थी और शुद्ध कविता की खोज ये 1966 में प्रकाशित हुआ था। दिनकर की डायरी ये 1973 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये थी इनकी सारी गद्य रचनाएं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सारी इनकी गद्य रचनाओं के अंतर्गत आएगी। अब देखिए इनके पुरस्कार और सम्मान, बहुत हम कहेंगे राष्ट्रीय कवि है तो इन्हें बहुत अच्छे पुरस्कार मिले होंगे, बहुत ज़्यादा। तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय कवि होने के नाते उनको किस किस प्रकार का पुरस्कार और सम्मान मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उर्वशी पर, इन पर तो इस संस्कृति के 4 अध्याय पर तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये जो उर्वशी है यहाँ पर, कहाँ, ये रहा उर्वशी। ठीक है, इस उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुई थी उसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको याद रखना है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई थी उसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण, ठीक है, राज्यसभा के जो सांसद बने थे ये, उसके लिए उनको पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में समादूत है ये। ठीक है, ये राष्ट्र कवि के रूप में ये यहाँ पर एक दूत बनकर आए हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। देखिए केवल ये कवि ही नहीं थे, ये गद्यकार भी थे। केवल कविताओं की रचना ही उनकी विलक्षणता नहीं थी, इनके गद्य को भी पढ़े तो देखिए गद्य में उनके संस्कृति की 4 अध्याय के लिए उनको 1956 में जो प्रकाशित हुआ था उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार उर्वशी के लिए जो एक महानतम रचना मानी जाती है 1961 में प्रकाशित हुई थी उसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो केवल वे कविता में ही माहिर नहीं थे, उन्होंने गद्य में भी बहुत ही विलक्षण क्षमता का यहाँ पर प्रदर्शन किया है।
उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण ओज। अब देखिए ओज गुण, जब हम काव्य गुण पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ओज गुण क्या है, जिसमें ओजस्वी स्वर मुखरित होता है। ठीक है, युद्ध के समय जो स्वर आता है योद्धाओं में, वह कौन सा स्वर होता है? ओज स्वर, ओजस्वी स्वर होता है। और ओजस्वी स्वर ओज गुण के कारण निकलता है कि आपके अंदर जब किसी हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने का भाव प्रकट हो रहा है, तो उस समय आपके अंदर जो शक्ति, जो ताकत और दुश्मन के लिए जो विद्रोह भाव पैदा होता है, वह ओजस्वी स्वर का यानी कि ओजस्वी गुण का अंदर निष्पादन करता है, अंदर उसके भाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ उनकी कविता के गुण ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी कविता में ओज गुण को यहाँ पर प्रभाव रूप से देखा जाता है, पौरुषता उसको देखा जाता है, प्रभाव पूर्णता को देखा जाता है और रूपक धर्मिता कि उन्होंने रूपक धर्मिता, रूपक अलंकार का यहाँ पर किस प्रकार प्रयोग किया है, तुलना किस प्रकार की है, किस प्रकार से एक उपमेय को उपमान पर आरोपित किया है, तो इस प्रकार से रूपक प्रदान करा है। तो यहाँ उनके काव्य में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आगे चलते, उनको कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है कि उनकी भाषा इतनी सरल, सहज और समझने योग्य है कि हमें साफ साफ समझ में आ जाता है, कुछ भी छुपा हुआ सा नहीं रहता है। अब यह पाठकों, श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। अब ये तो उन्होंने देखी रचना तो सरल भाषा में करी है, लेकिन ऐसा होता है कि पाठक ये कहे कि हमें समझ में नहीं आई, तो ये तो आपके समझने की, आप किस चीज को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस कविता को देशव्यापी बनाना चाहते हो या उस कविता को मानवव्यापी बनाना चाहते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि पाठक और श्रोता पर निर्भर, उसकी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का भी बल है। गोया व उठ खड़ी हुई वाणी हो, दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं, शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, जब आधुनिक काल आया था, आधुनिक काल में देखिए सबसे पहले क्या आया था, पूर्व भारतेंदु काल। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु काल जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, उसके बाद में द्विवेदी काल आया था, फिर छायावाद काल या फिर शुक्ल युग कहा जाने लगा, उसके बाद शुक्लोत्तर और छायावादोत्तर। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी है वो शुक्लोत्तर यानी कि छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं, वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। 30 के दशक में उन्होंने शुरुआत जरूर करी थी, लेकिन उनका इतना यहाँ पर प्रसिद्धि नहीं मिली थी। उनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो उनको मिली है 40 के दशक में, यानी कि 10 साल बाद उनका यहाँ पर कवि और लेखक के रूप में प्रस्फुटन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत की है। ठीक है, सब काव्य शैलियों में, यानी कि उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा है या मुक्तक काव्य लिखा है या गीत प्रगीत लिखा है या फिर काव्य नाटक लिखा है। इन सभी में उन्होंने जो काव्य शैली जो प्रयोग में ली है वो बहुत ही उत्कृष्ट शैली की ली है, बहुत उत्कृष्ट रचना उसको बना लेती है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट मानी जाती है। छायावाद का जब बाद वाला युग आया था, क्योंकि वे छायावाद के बाद के ही कवि माने जाते हैं। दिनकर जी छायावादोत्तर यानी कि छायावाद का समय उतर रहा था, उस समय का कवि माने जाते हैं। तो उस समय उनकी जो प्रबंध काव्य की जो रचना है वो छायावाद के कवियों में सबसे अधिक और उत्कृष्ट मानी जाती है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उसकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर है, यानी कि गद्य उनका ज़्यादा
स्पष्ट नजर आया है, यहाँ पर मुखर नजर आया है। कविता भी उनकी बहुत ही विलक्षण क्षमता को प्रदर्शित करती है, लेकिन उनका गद्य यहाँ पर कहा गया है कि गद्य और पद्य दोनों पर उनका अधिकार था, लेकिन गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखरता यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैभववर्धक प्रभाव है। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज राजनीति दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी हैं। उल्लेखनीय कृतियों में हम अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय 1956 अच्छे से याद आएगा आपको। ठीक है, दिनकर की डायरियां ये याद आएगी आपको, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो अनेक अर्थों में उनके युग की उपलब्धि भी मानी जा सकती है। उनके युग की उपलब्धि, कौन सा युग था? छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग में रामधारी सिंह दिनकर का जो नाम था वो उल्लेखनीय दृष्टि से लिया जाता था। उन्होंने जो गद्य रचना करी थी या पद्य रचना करी थी वो बहुत ही उल्लेखनीय कृतियां थी उनकी, और जो कृतियां थी वो अनेक अर्थों में उनके युग को लेकर चलती थी। एक दिनकर जी ने छायावादोत्तर जो युग था उसका मतलब अब कह सकते हैं कि लीडरशिप करी थी, उसका नेतृत्व जिस प्रकार से किया था। तो उनकी ये रचनाएं हैं उस छायावादोत्तर युग की बहुत ही विलक्षण रचनाएं मानी जाती है। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन और भाषा चिंतन, समाज चिंतन, उनकी जो रचनाएं थी वो किस प्रकार से थी? अगर काव्य की रचना है तो उन्होंने काव्य चिंतन भी किया, संस्कृति को लेकर भी उनके चिंतन थे, भाषा को लेकर भी उन्होंने अपने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। ठीक है, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर भी उन्होंने अपने रचनाओं में उसका स्थान दिया है। ठीक है, आदि को लेकर उनके गद्य लेखन को अनेक कोटियां बनती है, यानी कि उनके इन सारी चीजों को लेकर, काव्य चिंतन को लेकर, संस्कृति चिंतन को लेकर, भाषा के बारे में जो विचार है, समाज को लेकर जो विचार है, इन सबको लेकर उन्होंने जो गद्य में रचनाएं की है बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की रचनाएं है वे। ठीक है, आगे चलते हैं। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विधा और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। ठीक है, उनका जो गद्य साहित्य माना जाएगा विशेषकर वो संबोधित साहित्य क्यों गिना जाएगा? क्योंकि काव्य तो रचा है उन्होंने, लेकिन जो संबोधन किया है, आप इसे कहेंगे कि सामान्यतः उनका जो साहित्य है, तो साहित्य क्षेत्र में जो संबोधन होता है कि आप किस संबोधन से रचना कर रहे हैं, तो गद्य साहित्य उनकी रचनाओं का संबोधन माना जाएगा। ठीक है, आप उनको बोल रहे हो, वो बोलने के लिए सबसे पहले जो आपने रचनाएं रची है वो गद्य साहित्य एक प्रकार से उनकी रचनाओं का संबोधन है कि उनकी रचनाओं का जो भाव है वो किस प्रकार का है, विचार है वो किस प्रकार के है। तो वो आप सबसे पहले गद्य को पढ़ेंगे तब आपको उनका पद्य समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, लेखक जानता है कि वह किनके लिए लिख रहा है, उसकी रचनाएं उस तक मन चाहे रूप में संप्रेषित हो जाती है। कि जो दिनकर जी हैं उन्होंने किनके लिए लिखा है वे संकेत कर देती है, उनकी रचनाएं किस और संकेत कर देती है। लेखक जब जो पाठक पढ़ता है वो पाठक अपने आप से ही स्वतः ही अनुमान लगा देता है कि लेखक ने ये रचनाएं किनके लिए लिखी है। ठीक है, स्वभावतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। ठीक है, प्रत्यक्षता यानी कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देने वाला। उनका प्रसिद्ध निबंध है, ये एक विधा है, निबंध विधा के रूप में अर्धनारीश्वर प्रस्तुत किया है। क्या है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय यानी कि आप मिथक का मतलब क्या होता है? कही सुनी बातें, है ना। कही है कि अर्धनारीश्वर भी एक ईश्वर थे जो आधे तो नारी थे और आधे पुरुष थे। ठीक है, इस प्रकार से अर्धनारीश्वर। ठीक है, जिसमें दिनकर अपना मन चीता आदर्श निरूपित होते देखते हैं कि उनके मन में जो मिथक था, उनके मिथकीय जो विचार थे वो यहाँ पर अर्धनारीश्वर में उन्होंने निरूपित किए हैं। ठीक है, यह उनका प्रिय प्रतीक है, सबसे प्यारा जो उनका प्रतीक है वही है अर्धनारीश्वर का। ठीक है, जो प्राय
उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यक्त होता है। यानी कि काव्य में भी होता है और गद्य में भी होता है, दोनों में उनका जो अर्धनारीश्वर प्रतीक है, जो मिथक के रूप में प्रदर्शित है समाज में, वह प्रतीक उनका बहुत पसंदीदा प्रतीक है। और ये जो प्रतीक है वो यहाँ काव्य में भी प्रदर्शित हुआ और गद्य में भी, सामने या छिपा हुआ किसी भी प्रकार से। कई बातें ऐसी है जो सामने प्रदर्शित हुई थी और कई बातें ऐसी है जो छुपी हुई है और हमें उसके अर्थ को प्रकट करके निकालना है। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर अर्धनारीश्वर का प्रतीक यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा है। उपास्य यानी कि जिसकी वो उपासना करनी होगी, ठीक है। उपासना की, ठीक है, उपासना का जो आदर्श है वो बना हुआ है, जिसकी वो उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उनको संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेह रखता है? यहाँ पर जो लेखक वो कह रहे हैं कि उनको जो संवेदना, भावबोध, काव्य संस्कार पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है, ठीक है। अर्धनारीश्वर से उनके अंदर संवेदना का विकास हुआ है, भावबोध का विकास हुआ है, काव्य का जो संस्कार क्या होना चाहिए उनका असर हुआ है, ठीक है। और फिर देखा जाए तो इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है, इसमें संस्कृति का क्या अर्थ है? वे कह रहे हैं कि ये जो प्रतीक है अर्धनारीश्वर, इसमें संस्कृति का क्या अर्थ है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेह रखता है? आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में सामान्य मनुष्य के लिए कोई अर्थ या संदेह, उसका कोई अर्थ निकलता है क्या, या कोई हम संदेह प्रकट कर सकते हैं क्या, ठीक है। दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में, इन्हीं सारी बातों को लेकर इस निबंध में, किसमें, अर्धनारीश्वर जो निबंध है उस निबंध में ये विचार करते हैं दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में। जन्म शताब्दी, जब उनके जन्म के 100 वर्ष हो गए थे, वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस संबंध, यानी कि जन्म शताब्दी, जो उनका जन्म चल रहा है, जिस सदी में उनका जन्म चल रहा है, इसमें इस प्रिय प्रतीक, कौन सा, अर्धनारीश्वर पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं कि इस बहुत ही आराम से फुर्सत के समय उन्होंने इस अपने प्रिय प्रतीक अर्धनारीश्वर के बारे में जो विचार व्यक्त करे हैं, उन विचारों को पढ़कर हम उनके मौलिक अखंड स्वरूप के, उनका मौलिक, क्योंकि इस प्रकार का कोई रचना साहित्य में नहीं हुई थी, उनकी खुद की मूल रचना थी ये, कि उनका जो अखंड, जो कभी भी खंडित नहीं हो सकता है, ठीक है, उनकी मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं जो ओठ और धुंधलके में रहता आया है। यानी कि जो अर्धनारीश्वर है वो किसी भी एक आवरण में रहता हुआ आया है, उस आवरण को उन्होंने हटा दिया है, किन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और उस आवरण को हटाकर अपने प्रिय प्रतीक अर्धनारीश्वर को निबंध के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिकता। यानी कि जो पुराना समय था आज वह अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तो अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो आधुनिकता का प्रतीक है, ठीक है। वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है, कि जब व्यक्ति अंधविश्वास से बाहर निकल जाता है तो वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप ले लेता है, ठीक है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तो अर्धनारीश्वर क्या है? आधुनिकता की प्रक्रिया है। आधुनिक समाज में परिवर्तित होना ही अर्धनारीश्वर है। अब वो क्या है कि वो एक नाम है। ये क्या है? एक नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है, कि अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास से बाहर निकल रहा है या नहीं निकला है तो अर्धनारीश्वर का रूप वह उसे बाहर निकालेगा, ठीक है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता, आप नैतिक
काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसे उदार प्रवृत्ति से करिए, नम्रता से करिए, ठीक है। नैतिकता में जब नम्रता आ जाती है तो बहुत ही अच्छा स्वभाव बन जाता है, उसकी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है कि आप बुद्धिवादी बन रहे हैं। आधुनिक समाज जो है, आधुनिक विचारधारा है, वो बहुत ही बुद्धिवादी विचारधारा है, ठीक है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। जो धर्म का जो स्वरूप था, आप मान सकते हैं प्राचीन काल में धर्म का स्वरूप किस प्रकार का था। तो धर्म को आप अंधविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, तो धर्म को अंधविश्वास की दृष्टि से न देखकर आस्था की दृष्टि से देखिए, श्रद्धा की दृष्टि से देखिए। तो धर्म के सही रूप में पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाइयां उसकी जाति या गोत्र से नहीं, आधुनिक समय क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति और गोत्र से नहीं बल्कि उसे कर्म से नापता है, ठीक है, वह व्यक्ति आधुनिक व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है ऊंच नीच का भाव सब समाप्त हो गया है, ठीक है, गरीब अमीर का भाव समाप्त हो गया है। जिसके कर्म अच्छे हैं वही एक उच्च व्यक्ति है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है, मनुष्य में किसी प्रकार जाति वर्ण भेद लिंग के अनुसार असमान न पहुंचे समझे, तो वह व्यक्ति क्या है, आधुनिक है, ठीक है। तो आप सभी को मुझे लगता है ये जो लेखक परिचय हमारा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का, ये आपको समझ में आया है। अच्छा लगा पढ़ने में, बहुत आनंद आया और बहुत सारी चीज़ हमें पढ़ने को सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ तो अभी आपको याद हो गई है, मुझे अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो और ये जो हमारा अर्धनारीश्वर पाठ है, इसके अंदर कितनी अच्छी बातें हैं, ये हमने उस पाठ परिचय में पढ़ लिया। तो अब मुझे खुद को भी यूँ लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी इस लेक्चर को लेके आए हम। हमारा जो अगला लेक्चर है अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसको समझे पढ़े कि लेखक ने, दिनकर जी ने आधुनिकता को अर्धनारीश्वर का नाम कैसे दिया है, हम ये जाने कि उन्होंने क्या क्या विचार वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो इसको जानने के लिए आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। लेक्चर नंबर 2 लेकर हम फिर से जल्दी से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।